सिकंदर उस्मान परेशानी के आलम में इधर उधर टहलने लगे। इस वक्त इनके सर पर वाकई आसमान टूट पड़ा था और इस वक्त इन्हें पहली बार सालार के हाथों बेवकूफ़ बनने का एहसास हो रहा था। वो किस ठिठाई, मुहारत और बेहूदगी से इनसे झूठ पर झूठ बोलता और इन्हें धोखा देता गया था और इन्हें इसका एहसास तक नहीं हो सका था। और अगर मुलाजमा इन्हें ये सब कुछ ना बताती तो वो अभी भी टांग पर टांग रखे मुतमईन बैठे थे, यही सोचकर कि सालार मामा के साथ इन्वॉल्व नहीं है और ना ही इसकी गुमशुदगी में इसका कोई हिस्सा था। वो चंद दिन घर पर रहकर एक बार फिर कॉलेज जाना शुरू कर चुका था। वो जानते थे कि सालार की निगरानी करवाई जा रही थी और हाशिम मुबीन अहमद को सब कुछ पता चलने का मतलब क्या था वो अच्छी तरह जानते थे। इनका कुछ देर पहले का इत्मीनान यकदम ख़त्म हो गया था। वो अंदाज़ा कर सकते थे कि वो कागजात कैसे थे, इन 5 आदमियों की मौजूदगी का मतलब क्या था, सालार और इमामा के दरमियान तल्लुक़ की नोयत क्या थी। और इस वक्त इनका दिल चाह रहा था कि वो इसका गला दबा दें या फिर इसे शूट कर दें, मगर वो जानते थे ये दोनों काम नहीं कर सकते थे। सालार सिकंदर इनका वो बेटा था जिससे वो अपनी औलाद में सबसे ज़्यादा मोहब्बत करते थे और इस तरह बेवकूफ़ बनने के बाद पहली बार वो सोच रहे थे कि वो अब सालार सिकंदर की किसी बात पर यकीन नहीं करेंगे। वो इसे मुकम्मल तौर पर हर मामले के बारे में अंधेरे में रखेंगे, वैसे ही जैसे वो कर रहा था। इसकी इमामा से जान पहचान कैसे हुई? सिकंदर उस्मान ने अपने घर में बेचैनी से टहलते हुए तैयबा से पूछा। मुझे क्या पता कि इसकी जान पहचान इमामा से कैसे हुई? कोई बच्चा तो नहीं है कि मेरी उंगली पकड़कर चलता हो, तैयबा ने कदरे खफगी से कहा। मैंने तुमसे बहुत बार कहा था इस पर नज़र रखा करो, मगर तुम्हें अपनी एक्टिविटीज़ से फुर्सत मिले तो तुम किसी और के बारे में सोचो। इस पर तवज्जो देना सिर्फ मेरा ही फ़र्ज़ क्यों है? तैयबा यकदम भड़क उठी। आपको भी तो अपनी एक्टिविटीज़ छोड़ देनी चाहिए। सारा इल्ज़ाम मेरे ही सर क्यों? मैं तुमको कोई इल्ज़ाम नहीं दे रहा और इस बहस को ख़त्म करो। मामा के साथ शादी? तुम अंदाज़ा कर सकती हो कि हाशिम मुबीन को जब इस बात का पता चलेगा तो वो क्या तमाशा खड़ा करेंगे? मुझे ये सोचकर शौक लग रहा है कि इसने ऐसी हरकत करने का सोच भी कैसे लिया। इसे बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ कि हमारी और हमारी फैमिली की सोसाइटी में कितनी इज्जत है। सिकंदर उस्मान तैयबा के करीब सोफे पर बैठे हुए बोले, एक प्रॉब्लम ख़त्म होती है तो हमारे लिए दूसरी प्रॉब्लम शुरू कर देता है। ये सारा चक्कर इसी वक्त शुरू हुआ होगा जब पिछले साल इसने खुदकुशी की कोशिश करने के बाद इसकी जान बचाई थी। हम बेवकूफ़ थे कि हमने इस मामले पर नज़र ही नहीं रखी, वरना शायद ये सब बहुत पहले सामने आ जाता। सिकंदर उस्मान अपनी कनपटी मसलते हुए कहने लगे, और यकीनन ये लड़की भी इसके साथ अपनी मर्ज़ी से इन्वॉल्व हुई होगी, वरना इस तरह कोई किसी के साथ मर्ज़ी के ख़िलाफ़ तो निकाह नहीं कर सकता। और हाशिम मुबीन अहमद को देखें, वो यूं शोर मचा रहा है जैसे इसकी बेटी का इसमें कोई कसूर ही नहीं। जो किया है सालार ने ही किया है। उन्होंने तो FIR भी अगवा की दर्ज करवाई है। तैयबा नए सिरे से सुलगने लगी। जो भी है, कसूर तुम्हारे बेटे का है। ना वो ऐसे कामों में पड़ता, ना इसी तरह फंसता। अब तो तुम सिर्फ ये सोचो कि तुम्हें इस सूरत हाल से किस तरह बचना है। अभी भी इतनी बुरी तरह नहीं फंसे जिस तरह आप सोच रहे हैं। इस पर यह जुर्म साबित नहीं हुआ। पुलिस या हाशिम मुबीन अहमद के पास कोई सबूत नहीं है और सबूत के बगैर वो कुछ नहीं कर सकते। और जिस दिन इन तक कोई सबूत पहुंच गया तो इस दिन क्या होगा, तुमने ये सोचा है? सिकंदर उस्मान ने कहा। आप फिर इम्कानात की बात कर रहे हैं। ऐसा हुआ तो नहीं, और हो सकता है हो भी ना। इसने अगर हमें इतना बड़ा धोखा दे दिया है तो हो सकता है एक और धोखा ये हो कि इसका राब्ता इस लड़की के साथ नहीं है। मुमकिन है ये अभी भी इस लड़की के साथ राब्ते में हो। सिकंदर उस्मान को ख्याल आया। हाँ, हो सकता है। फिर क्या किया जाए? मैं इससे बात करूँगा तो समझो पत्थर के साथ अपना सर फोड़ूंगा। वो फिर झूठ बोल देगा। झूठ बोलने में तो माहिर हो चुका है, उन्होंने तनफ्फुर अमेज़ लहजे में कहा। बस चंद माह में इसका BA मुकम्मल हो जाए तो फिर मैं इसे बाहर भिजवा दूंगा। कम अज़ कम हर वक्त हाशिम मुबीन अहमद की तरफ से जिन अंदेशों का मैं शिकार रहता हूँ वो तो ख़त्म होंगे। उन्होंने सिगरेट का एक कश लगाया। मगर आप एक चीज़ भूल रहे हैं सिकंदर।
طیبہ نے بڑی سنجیدگی سے چند لمحوں کی خاموشی کے بعد کہا۔ کیا؟ سکندر نے انہیں چونک کر دیکھا۔ سالار کی امامہ کے ساتھ خفیہ شادی؟ اس شادی کے بعد جو کچھ بھی کرنا ہے وہ آپ کو خود ہی کرنا ہے۔ آپ کیا کریں گے اس شادی کے بارے میں؟ طلاق کے علاوہ اس شادی کا اور کیا کیا جا سکتا ہے؟ سکندر عثمان نے قطعی لہجے میں کہا۔ وہ شادی ماننے پر تیار نہیں ہے تو طلاق دینے پر رضامند ہو جائے گا؟ جب میں اسے ثبوت پیش کروں گا تو اسے اپنی شادی کا اعتراف کرنا ہی پڑے گا، اور اگر شادی کا اعتراف کرنے کے بعد بھی اس نے امامہ کو طلاق دینے سے انکار کر دیا تو کوئی نہ کوئی راستہ نکالنا پڑے گا، اور وہ میں نکال لوں گا، چاہے وہ اپنی مرضی سے اسے طلاق دے یا پھر مجھے زبردستی کرنا پڑی۔ میں یہ معاملہ ختم کر دوں گا۔ اس طرح کی شادی انسان کو ساری عمر خوار کرتی ہے۔ اس سے تو پیچھا چھڑانا ہی پڑے گا، ورنہ میں اسے اس بار مکمل طور پر اپنی جائیداد سے آگ کر دینے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ سکندر عثمان نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ حسن کچھ دیر پہلے اسلام آباد کے ایک ہوٹل میں تھا جب اچانک اسے اپنی والد کی کال ملی۔ وہ جلد از جلد اپنے گھر پہنچنے کے لیے کہہ رہے تھے۔ ان کا لہجہ بے حد عجیب تھا، مگر حسن نے توجہ نہیں دی۔ لیکن جب 15 منٹ بعد اپنے گھر تو پورچ میں کھڑی سکندر عثمان کی گاڑی دیکھ کر چوکنا ہو گیا۔ وہ سالار کے گھر کی تمام گاڑیوں اور ان کے نمبرز کو اچھی طرح پہچانتا تھا۔ سکندر انکل کو میرے اس معاملے میں انوالو ہونے کے حوالے سے کوئی ثبوت نہیں ملے ہیں، اس لیے مجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ وہ زیادہ سے زیادہ سالار کا دوست سمجھ کر پوچھ گچھ کرنے آئے ہوں گے۔ میں بڑے اطمینان سے ان کی باتوں کا جواب دوں گا اور کسی بھی الزام کی تردید کر دوں گا، لیکن میری پریشانی بابا کے سامنے میری پوزیشن مشکوک کر دے گی، اس لیے انکل سکندر کو دیکھ کر مجھے کوئی رد عمل ظاہر نہیں کرنا چاہیے۔ اس نے پہلے اپنا لائحہ عمل طے کیا اور پھر بڑے اطمینان کے ساتھ اسٹڈی میں داخل ہو گیا۔ اس کے والد قاسم فاروقی اور سکندر عثمان کافی پی رہے تھے، لیکن ان کے چہرے کی غیر معمولی سنجیدگی اور اضطراب وہ ایک لمحے میں بھانپ گیا تھا۔